चलो, इंडियन पिनल कोड आईपीसी। इंडियन पिनल कोड पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कानून आखिर बनता कैसे है। वहीं से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल एबीसीडी से, और हाँ लास्ट तक हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी आपकी, सबसे पहले कानून देखते हैं कानून बनता कैसे है। तो कानून बनाने की सबसे बड़ी जो संस्था है हमारे देश में वो है संसद। संसद के होते हैं दो सदन, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। सबसे पहले ये देखते हैं आईपीसी आई किस तरह से, बेयर एक्ट के रूप में आपके पास तक किस तरह से पहुंची, इसका सफर देख लेते हैं क्या क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून जो भारत में बनेगा उसकी आवश्यकता महसूस होगी। उस कानून जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा संसद के अंदर। एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे तुम्हारे बीच में, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो देगी संसद। और अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट के लिए कानून बनाना तो बनाएगी स्टेट की लेजिस्लेशन, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। और यहाँ संसद के अंदर इन सदनों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, एक तो जो सीधे चुनकर का है, एक जो इनडायरेक्ट वे में चुने गए। तो अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में सबसे पहले बिल प्रोड्यूस किया जाएगा। बिल का मतलब मात्र इतना है कि एक कहीं ना कहीं जो कानून बनाना चाह रहे हैं आप उसको कहीं लिख ले। एक बार आपने लिख लिया, बिल के रूप में आपने तैयार कर लिया, लिख करके इस सदन में पेश किया जाएगा। यहाँ दो तरह के लोग बैठे हुए, एक तो बैठे हुए सत्ताधारी सरकार जो सत्ता में है फिलहाल, जैसे बीजेपी। एक है जो विपक्ष वाले हैं, वे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आने से पहले, यहाँ प्रोड्यूस करने से पहले क्या होगा कि समाज के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब है जैसे मजदूरों के लिए कानून बनाना, तो मजदूर संगठन जो होगा उसको एक बार भेज देंगे कानून को कि भाई एक बार देख लो कि तुम्हारे फेवर में बनाना चाह रहे हैं, ये सही है या गलत है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे। उसके बाद क्या होगा, फिर लेजिस्लेशन के पास में डेलीगेशन पावर होती है, जिसको प्रत्यायोजित विधायन बोलते हैं, डेलीगेशन पावर। क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग अनपढ़ भी बैठे हुए हैं, उन्हें तो नहीं पता बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, किस तरह से बेयर एक्ट बनेगा, क्या होना क्या नहीं होना, कुछ नॉलेज नहीं उनको, ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन इनके पास में एक डेलीगेशन पावर है। डेलीगेशन पावर का मतलब होगा कि इनके पास में एक टीम है पूरी की पूरी, जिसमें बड़े बड़े ज्यूरीज, रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वे लोग बैठे हैं, पूरी टीम है इनके पास में। उस टीम के पास में ये जो बेसिक जो जिस चीज को लेकर के कानून बनाने जा रहे हैं उनके पास में भेज देंगे। जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में कानून बना रहे, जैसे अब नई आईपीसी आने वाली, नई सीआरपीसी आने वाली, ये सारे के सारे इस टीम को भेज देंगे। इस टीम में बड़े बड़े जूरिस्ट बैठे हुए, बड़े बड़े विधि शास्त्री हैं, वे विधि शास्त्री इसको कायदे से ड्राफ्ट करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। जो आपके पास में बेयर एक्ट है उस लैंग्वेज में इसको ड्राफ्ट कर देगा। ड्राफ्ट करने के बाद में यहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ चलेगी डिबेट, यहाँ विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी दोनों में डिबेट होगी। डिबेट मतलब जो सरकार इसको लाना चाह रही है वो तो कहेगी कि हाँ भैया आना चाहिए, और जो विपक्ष की सरकार है वो जाहिर सी बात हो गई कि ये एक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, डिबेट होने के बाद में फाइनली यहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग फेवर में भी और उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मान के चलिए वोटिंग में ये बिल पास हो जाता है। पास होने के बाद क्या होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। बहुत डिटेल में तो पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ तो हम आईपीसी के रेफरेंस में थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार, है ना, कि वोटिंग होने के बाद में दूसरे सदन के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पूरे देश के लिए कानून बना रहे, कम से कम कोई खामी कोई कमी उसके अंदर रहेगी तो दूसरे सदन में ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। जैसे वो है ना, क्या नाम उसका, शशि थरूर है ना, डिक्शनरी खोलने को मजबूर कर देता है वो, इतनी जबरदस्त इंग्लिश उसकी है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हर तरह के यहाँ पे जो है ना सांसद बैठे हुए हैं हमारे। तो यहाँ क्या होगा कि पूरे देश के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, तो इस बिल को यहाँ पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में फिर से वही काम होगा, क्या, वोटिंग होगी, बहसबाजी होगी, और बहसबाजी के बाद में वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद मान लिया यहाँ से भी ये पास हो जाते हैं, यहाँ से भी पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ कौन लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांसद। यहाँ कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांसद। यहां से पास होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा।
अच्छा, राष्ट्रपति के पास में कुछ पावर भी है, ये इसको जो है ना दोबारा रिव्यू के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं, समझ गए ना। दोबारा एक बार और चेक करवा लेंगे, भाई साहब एक बार और देख लो, एक बार फिर से बहसबाजी होगी, फिर से पास होगा, फिर से सदन में आएगा, मान लिया फिर से यहाँ पास होकर क्या जाता है, अब राष्ट्रपति के लिए ये मैंडेटरी है कि वो उसके ऊपर सिग्नेचर करे, अपने उसको करने ही पड़ेंगे, बाउंड है वो सिग्नेचर करने के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति के पास एक पावर और है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के विचार जानने के लिए इस बिल के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अपने विचार दे दिए कि भाई इसके अंदर ये होना चाहिए, तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाउंड नहीं है। और भी कुछ बारीकी है वो जो हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर जिस डेट में किए गए, दो काम होते हैं। पहला तो होता है कि जिस डेट में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं उस डेट में ये पारित हो जाते हैं, एनेक्टेड। एक डेट होती है लागू होने की, दो डेट होती है। हमेशा आप किसी एक्ट में जनरली आप दो डेट पढ़ते हो, एक पारित होने की, एक लागू होने की। आईपीसी में भी एक पारित होने की है, एक लागू होने की है। टीपीए में एक पारित होने की है, एक लागू होने की। तो पारित होने की डेट जो होगी वो होगी जिस डेट में राष्ट्रपति ने सिग्नेचर की, वही डेट होती है पारित होने की। और इस डेट में नया काम और होता है, वो काम होते हैं कि आज तक हम इसको बिल बोलते आ रहे थे। जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, सिग्नेचर करते ये कहलाएगा आपका अधिनियम, एक्ट। इसी डेट से अधिनियम कहलाएगा, राइट। एक डेट होती है फिर लागू होने की, ये डेट अलग होती है। इस सेम डेट पर तो ये पारित होते हैं और इसका नाम चेंज होता है अधिनियम। एक डेट होती है लागू होने की डेट। पारित होने का मतलब क्या है? पारित होने का मतलब है कि आपने जैसे अपने घर के लिए कोई कानून बनाया, राइट। आपके पापा ने ये कानून बना दिया कि भाई आपको रात को 9 बजे के बाद घर पे नहीं आना, एंट्री नहीं करनी बिल्कुल भी। आप ये तो पूछोगे कि भाई साहब आपने बना तो दिया, लेकिन अप्लाई कब से होगा? आज तो आज सुबह 9 के बाद। तो ये तो डेट होगी पारित होने की। कानून बंद हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ, तो एक डेट लागू होने की होती है। जैसे आईपीसी में 2 साल का अंतर है पारित होने और लागू होने के बीच में, है ना। जनरली जितने भी एक्ट है उनके बीच में कई बार 6 महीने का, कई बार 3 महीने का, कई बार 2-2 साल का, 1.5 साल का, इस तरह से अंतर होते हैं। ये अंतर के जो पीछे वजह है वो है राजनीतिक कारण, डिप्लोमेटिक रीजन। राजनीतिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण किस तरह के होंगे? जैसे अभी 2024 के चुनाव आने वाले, और जो बीजेपी सरकार है वो कोई ऐसा कानून आ जाए कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को वो अपने अगेंस्ट लगता हो, तो पारित तो कर देंगे, कुछ को पता और कुछ को नहीं पता, राइट। लेकिन पारित करने के बाद यदि लागू भी अभी कर दिया, जैसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून अभी लिया है और अभी पारित, अभी लागू कर दिया, तो इससे क्या होगा? बात समझ रहे ना आप लोग? इससे सरकार का वोट बैंक छोटा पड़ जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? पारित तो अभी कर लेगी, लागू कर लेगी चुनाव के बाद। इस तरह के डिप्लोमेटिक रीजन होते हैं। दूसरी बात, ये राजनीतिक कारण हो गए। इसके बाद जैसे ये पारित और लागू हुआ तो भारत सरकार के गजट होता है। गजट न्यूज़पेपर की तरह होते हैं, अशोक की लाट बनी रहती है, उसको कुछ नहीं होते। 4 मुंह वाले जो शेर होते हैं, जो 1 रुपए के ऊपर या 5 रुपए के ऊपर आप देखते हो वो रहते हैं, उस पर ये पूरा कानून छप जाएगा। और ये जो गजट है भारत सरकार का, ये आ जाएगा बुक स्टोर में, वहां से आप खरीद करके पढ़ भी सकते हो। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आया तो आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा, गजट में छपा हुआ। इस गजट के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं सरकार के, या फिर नोटिफिकेशन के अलावा कोई अमेंडमेंट किया वो भी आ जाएगा, कोई नया कानून बना वो भी आ जाएगा। कुछ गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके नाम भी यहाँ जाएंगे ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे शहर का डीएम कौन है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस तरह से क्या है कि यहाँ गजट में ये प्रकाशित हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पब्लिश हुआ, इतना काम होने के बाद एक छोटा सा इंसान, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी बात कर रहा हूं, हमारे पास भी ये पावर है कि हम अपने फंडामेंटल राइट को आधार बनाकर इसको खारिज करवा सकते हैं। कैसे? जैसे आर्टिकल 21 है, जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आपको ये लगता है कि ये पुरुष और महिला के बीच में अंतर करता है और वो अंतर रीजनेबल है, तो आपको ये राइट है कि आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाए या आर्टिकल 226 में सीधे हाई कोर्ट चले जाए। समझ गए ना?
आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है सजग प्रहरी। आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको ये चेक करने का कि उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करने का अधिकार होता है कि भाई साहब जो संसद ने कानून बनाया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट का क्या हनन करता है, क्या कम करता है, क्या छीनता है। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में अगर कोई पवित्र पुस्तक है, अगर कोई सबसे बड़ी किताब है तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी कानून बनेंगे उसके दायरे में रह करके बनेंगे, समझ गए ना, जितने भी कानून बनेंगे उसके दायरे में रह करके बनेंगे, क्योंकि आर्टिकल 13 है। और आर्टिकल 13 क्या कहते हैं, 2 क्लोज है शुरुआत की। पहली क्लोज से बोलते हैं कि संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। और आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 ये कहते हैं कि संविधान लागू होने के बाद में भारत के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अब संविधान लागू हो चुका और आज की डेट में नया कानून बनाया और आपको ये लगता है कि भाई साहब मेरा फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट हुआ, मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, इस वाली लाइन से, इस वाले शब्द से, इस वाले पैराग्राफ से, या पूरे पेज से, या कंप्लीट एक्ट से, तो आप इस बात को आधार बना करके कहां जाओगे, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सजग प्रहरी बोला गया, वो चेक करेगा इस चीज को क्या वाकई में ही आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है नहीं हुआ। से एक आदमी के भी अगर चेक करने के बाद ये पाता है कि वाकई में इसने तो फंडामेंटल राइट का हनन किया, तो इस पूरे को क्या कर देगा, रिपील्ड कर देगा। जैसे अभी हाल ही की हम बात करें, आईपीसी की सेक्शन थी आपकी 497 497 एडल्टरी, समझ गए ना। एडल्टरी में क्या किया, एडल्टरी ये है कि ये हस्बैंड और वाइफ और ये थर्ड पर्सन, अगर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इसने एक अपराध कर दिया था इसके हस्बैंड के अगेंस्ट, इसी को हम एडल्टरी बोलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये महिला जो है, ये विवाहित महिला जो है, ये अपने पति की प्रॉपर्टी नहीं, संपत्ति नहीं है कि इससे पूछ करके संबंध बनाएगी, इसको फ्री कर दिया और इसको एडल्टरी से बाहर निकाल दिया। अब इसने कोई अपराध नहीं किया है और ये इसका क्योंकि फंडामेंटल राइट है, प्राणों की स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है, इसलिए कहीं इससे संबंध बना रही विवाह के पश्चात भी ये इसकी दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। और ये जो सेक्शन है आईपीसी की सेक्शन 497 में ये इस बात को उल्लंघन करती है, इसलिए क्या कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। राइट, यहां भी यदि आपको लगता है कि साहब मेरा ये फला लाइन, फला शब्द, फला पैराग्राफ या पूरा का पूरा ही एक्ट जो नया बनकर के आया मेरा फला फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। अब दोबारा बनाए कुछ ही बनाए, सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं। कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है संसद, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय प्रदान करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल ये चेक करती है कि क्या जो संसद ने कानून बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, इस चीज को चेक करती है। और इसके बाद जैसे ही ये गजट में प्रकाशित होते हैं, जैसे कानून पारित होता है, ऐसे ये समझ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस कानून की नॉलेज है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कोयले खान में काम कर रहा है, चाहे वो 7 समुद्र पार विदेश में है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। क्योंकि विधि की भूल क्षमा के योग्य नहीं होती, तथ्य की भूल क्षमा के योग्य होती है। बात समझे नहीं समझे, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, राइट। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट में कोई अमेंडमेंट किया या मोटर व्हीकल एक्ट ही है और उसमें ये कहते हैं कि भाई आप हेलमेट लगा करके चलोगे, बाइक पर बिना हेलमेट के चलोगे, और यदि हेलमेट लगा करके ना गए तो 1000 रुपए का चालान है। आप तो ये कहते होंगे साहब मुझे तो कानून का पता नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आपको तो छूट मिल जानी चाहिए। और आपको क्या, फिर तो हर उस आदमी को छूट मिल जानी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा भी है, जिसने एलएलबी नहीं कर रखी, और एलएलबी भी कर रखी है तो उसको भी छूट मिल जानी चाहिए जिसने मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ रखा। समझ रहे नहीं समझ रहे, आपको तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना नहीं, 5 के 5 साल या 3 के 3 साल कहीं नहीं पढ़ना आपको तो मोटर व्हीकल एक्ट, ना आपका जुडिशरी मानता है, नहीं मोटर व्हीकल एक्ट। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि जो कानून से अनभिज्ञ है उनको तो छूट मिल जानी चाहिए। जो 7 समुद्र पार था, जो विदेश में काम कर रहा है और जब तक आया तब तक यहाँ कोई कानून बन चुका, तो उसको तो छूट मिल जानी चाहिए। तो यहाँ क्या है कि विधि की भूल क्षमा के योग्य नहीं होती। कानून ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो आदमी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था, उसने एलएलबी कर रखी है, नहीं कर रखी है, इस बात से मतलब ही नहीं है। हम ये मान के चलेंगे उसको कानून की नॉलेज है फाइनली। ये तो आप चोरी करके ये कहते हो मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना अपराध है,
और कोर्ट में क्या डिसाइड करेगा? कोर्ट ये डिसाइड करेगा सबसे पहले कि क्या इसको कानून का पता था या नहीं पता था। चोरी की नहीं की है तो अलग बात होगी, सबसे पहले ये तय करने पर लग जाएगा क्या इसको कानून का पता था या नहीं पता था। बात समझ आई आपको? तो ये जो अब यहां से क्या होगा, जैसे ही पब्लिश हुआ, यहां से जो बुक के ऑथर होते हैं जैसे सियाले वाले या तुम्हारा ये दूसरा आता है अलग जो पब्लिकेशन आता है कौन, हाँ ये यूनिक वगैरह ये, या फिर बेरेक्ट वाले, या फिर बुक के जो भी होता है जैसे राजा राम यादव हुआ, जैसे एसएन मिश्रा हुआ, ये इस बेरेक्ट को उठा करके लेके चले जाएंगे। और इनको अगर कानून समझ आते हैं तो टेक्स्ट बुक के रूप में इसको समझ रहे ना, प्रोड्यूस कर देंगे इसको, वहां से आप खरीद करके ले आओगे और पढ़ लोगे ला करके। बात समझिए, बेरेक्ट किस तरह से बनता है, कानून किस तरह से बनता है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।